नीति आयोग और NCAER यानी नेशनल काउंसिल ऑफ अप्लाइड इकोनॉमिक रिसर्च ने एक नया ऑनलाइन पोर्टल बनाया है जिसमें भारत के राज्यों के पिछले 30 वर्षों के आंकड़े हैं। इसे 1 अप्रैल 2025 को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण लॉन्च करेंगी। इस पोर्टल में 4 मुख्य भाग हैं, जैसे स्टेट रिपोर्ट्स हर राज्य की अर्थव्यवस्था, जनसंख्या और वित्त की जानकारी देती हैं। डेटा रिपोजिटरी में जनसंख्या, अर्थव्यवस्था, शिक्षा, स्वास्थ्य और वित्त से जुड़े आंकड़े सीधे देखे जा सकते हैं। डैशबोर्ड आंकड़ों को आसान ग्राफ और चार्ट के रूप में दिखाया गया है। रिसर्च और कमेंट्री में राज्य की वित्तीय स्थिति पर विशेषज्ञों के विश्लेषण और शोध शामिल हैं। यह पोर्टल नीति निर्माताओं, शोधकर्ताओं और आम लोगों के लिए उपयोगी होगा। इससे राज्यों की तुलना करना, आर्थिक रुझान समझना और सही फैसले लेना आसान होगा। यह सभी के लिए आंकड़ों को सरल और सुलभ बनाएगा। भारत ने ऑपरेशन ब्रह्मा शुरू किया है ताकि 28 मार्च 2025 को आए भीषण भूकंप के बाद म्यांमार की मदद की जा सके। भारतीय नौसेना ने 4 जहाज भेजे हैं जिनमें 52 टन राहत सामग्री है। इनमें खाद्य पदार्थ, पानी, दवाइयां, कपड़े और अन्य जरूरी सामान शामिल हैं। INS सतपुड़ा और INS सावित्री 29 मार्च को यांगून के लिए रवाना हुए। INS करमुक और LCU-52 30 मार्च को भेजे गए। यह अभियान विदेश मंत्रालय की अगुवाई में चल रहा है जिसमें भारतीय सेना, वायुसेना और NDRF भी शामिल है। इस मिशन का उद्देश्य जरूरतमंद लोगों तक जल्दी मदद पहुंचाना है। भारत हमेशा आपदा के समय सबसे पहले मदद करता है। इससे भारत और म्यांमार के संबंध भी मजबूत होंगे। यह राहत सामग्री म्यांमार के लोगों को संकट से उबरने में मदद करेगी। इंडियन एयरफोर्स ग्रीस में होने वाले एक्सरसाइज इनियोकोस 25 में हिस्सा लेगी। यह एक बहुराष्ट्रीय हवाई अभ्यास है जो 31 मार्च से 11 अप्रैल 2025 तक चलेगा। इसे ग्रीस के हेलेनिक एयरफोर्स द्वारा अंद्राविडा एयर बेस में आयोजित किया जा रहा है। इसमें इंडियन एयरफोर्स सुखोई 30 MKI लड़ाकू विमान, IL-78 और C-17 विमान के साथ भाग लेगी। यह अभ्यास हर 2 साल में होता है और इस बार इसमें 15 देश शामिल होंगे। इसमें हवाई युद्ध के आधुनिक तरीकों का अभ्यास किया जाएगा। यह इंडियन एयरफोर्स को अन्य देशों की सेनाओं के साथ मिलकर काम करने और युद्ध रणनीतियां सीखने का मौका देगा। इससे इंडियन एयरफोर्स की क्षमता और समन्वय बेहतर होगा। तमिलनाडु के कसामपट्टी पवित्र उपवन को राज्य का दूसरा बायोडायवर्सिटी हॉटस्पॉट घोषित किया गया है। यह तमिलनाडु के डिंडिगुल जिले में स्थित है। यह घोषणा जैव विविधता अधिनियम 2002 के तहत की गई है। बायोडायवर्सिटी हॉटस्पॉट वे स्थान होते हैं जहां के वनस्पति, जीव जंतु आदि का सांस्कृतिक महत्व अधिक होता है। ये क्षेत्र आमतौर पर स्थानीय लोगों द्वारा संरक्षित किए जाते हैं। कसामपट्टी उपवन का क्षेत्रफल 4.97 हेक्टेयर है और यह अलगरमलाई रिजर्व वन के पास स्थित है। यह वन्य जीवों, मिट्टी की उर्वरता और जलवायु संतुलन के लिए महत्वपूर्ण है। यहाँ के लोग वीरा कोविल मंदिर में वीरनन देवता की पूजा करते हैं। आपको बता दें कि तमिलनाडु का पहला बायोडायवर्सिटी हॉटस्पॉट 2022 में मदुरई जिले में अरिट्टिपट्टी गांव को घोषित किया गया था। आज रात 9:46 पर स्पेसएक्स फ्राम 2 नामक एक निजी अंतरिक्ष मिशन लॉन्च करने वाला है। यह पहली मानव अंतरिक्ष यात्रा होगी जो पृथ्वी के ध्रुवों के ऊपर से गुजरेगी। इसमें 4 अंतरिक्ष यात्री फाल्कन 9 रॉकेट में क्रू ड्रैगन कैप्सूल से नासा के कैनेडी स्पेस सेंटर से उड़ान भरेंगे। इस मिशन का नेतृत्व चुनवांग कर रहे हैं। यह मिशन लगभग 4 दिन चलेगा। इसमें अंतरिक्ष में पहली बार एक्सरे लेना और माइक्रो ग्रेविटी में मशरूम उगाना जैसे प्रयोग होंगे। यह शोध भविष्य में मंगल मिशन के लिए मदद करेगा। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने नए गवर्नेंस मॉडल की शुरुआत की है। इसे P4 यानी पब्लिक प्राइवेट पीपल पार्टनरशिप नाम दिया गया है। इस मॉडल के तहत बंगारू कुटुंबम मार्गदर्शी योजना भी शुरू की गई। इसका उद्देश्य गरीब और वंचित परिवारों को सामाजिक और आर्थिक रूप से सशक्त बनाना है। यह गरीबी मिटाने और लोगों के जीवन स्तर को सुधारने के लिए सरकारी, निजी और नागरिक भागीदारी को एक साथ लाता है। इसके पहले चरण में 20 लाख से अधिक लोगों को लाभ देने की योजना है। इस पहल के तहत मुफ्त गैस सिलेंडर, शिक्षा सहायता और महिलाओं के लिए कल्याणकारी योजनाएं चलाई जाएंगी। यह नया गवर्नेंस मॉडल बाकी राज्यों के लिए भी एक आदर्श कल्याणकारी नीति का विकल्प प्रदान करता है। झारखंड और छोटा नागपुर क्षेत्र का आदिवासी समुदाय सरहुल त्योहार मना रहा है। यह वसंत और नववर्ष का पर्व है जो प्रकृति पूजा से जुड़ा है। सरहुल का अर्थ है साल वृक्ष की पूजा। ऐसी मान्यता है कि यह सूर्य और धरती के मिलन का प्रतीक है जो जीवन और कृषि चक्र के लिए जरूरी है। इसे उरांव, मुंडा, संथाल, खड़िया और हो जनजातियां मनाती हैं। यह झारखंड, छत्तीसगढ़, ओडिशा और बिहार में मनाया जाता है। यह त्योहार 3 दिनों तक सरना स्थलों में मनाया जाता है जिसमें साल के फूल सरना माँ को चढ़ाए जाते हैं और इस दौरान जदुर, पोर जदुर और गेना जैसे पारंपरिक नृत्य भी किए जाते हैं। त्योहार के अंतिम दिन हंडिया यानी चावल के पारंपरिक पेय के साथ सामूहिक भोज होता है।
आज से केंद्र सरकार ने यूपीएस यानी यूनिफाइड पेंशन स्कीम को लागू कर दिया है। यह एनपीएस यानी नेशनल पेंशन सिस्टम का एक विकल्प है। यूपीएस योजना से 23 लाख सरकारी कर्मचारियों को लाभ मिलेगा। यह उन कर्मचारियों के लिए है जो 1 जनवरी 2004 या उसके बाद सेवा में आए हैं। इसके तहत उन्हें सेवानिवृत्ति पर पिछले 12 महीनों की औसत बेसिक सैलरी का 50% पेंशन के रूप में मिलेगा, लेकिन न्यूनतम 10 साल की सेवा अनिवार्य है। इसके अलावा हर कर्मचारी को 10,000 रुपए मासिक पेंशन की गारंटी भी दी गई है। साथ ही यदि पेंशन धारक की मृत्यु हो जाती है तो परिवार को अंतिम पेंशन का 60% मिलेगा। इस योजना का मकसद सरकारी कर्मचारियों को आर्थिक सुरक्षा प्रदान करना है। इस बार बिहार के राजगीर में 29 अगस्त से 7 सितंबर तक हॉकी का एशिया कप 2025 होने वाला है। यह राजगीर हॉकी स्टेडियम में खेला जाएगा। इसके लिए हॉकी इंडिया और बिहार राज्य खेल प्राधिकरण के बीच समझौता किया जा चुका है। इससे पहले राजगीर ने महिला एशियन चैंपियंस ट्रॉफी 2024 सफलतापूर्वक आयोजित की थी। एशिया कप 2025 में भारत, पाकिस्तान, जापान, कोरिया, चीन और मलेशिया सहित 8 टीमें हिस्सा लेंगी। आपको बता दें कि दक्षिण कोरिया ने सबसे ज्यादा यानी 5 बार ये खिताब जीता है, जबकि भारत और पाकिस्तान ने 3-3 बार ट्रॉफी जीती। खास बात यह है कि यह टूर्नामेंट 2026 पुरुष हॉकी विश्व कप के लिए क्वालिफायर भी होगा, यानी जीतने वाली टीम को सीधा विश्व कप में प्रवेश मिलेगा। चिली के राष्ट्रपति गैब्रियल बोरिक फोंट 5 दिन की भारत यात्रा पर आए हैं। उनके साथ मंत्रियों, सांसदों और व्यापारिक प्रतिनिधियों का एक उच्च स्तरीय दल भी है। यह उनकी पहली भारत यात्रा है। वे आगरा, मुंबई और बेंगलुरु भी जाएंगे, जहां वे व्यापार, उद्योग और स्टार्टअप क्षेत्र के लोगों से मुलाकात करेंगे। चिली लैटिन अमेरिका में भारत का महत्वपूर्ण साझेदार है। इसके अलावा दोनों देश यूएनएससी यानी यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल में सुधार, जलवायु परिवर्तन, नवीकरणीय ऊर्जा और आतंकवाद जैसे मुद्दों पर समान दृष्टिकोण रखते हैं। भारत से इंजीनियरिंग के सामान, फार्मास्यूटिकल्स, ऑटोमोबाइल्स, रसायन और टेक्सटाइल्स चिली को निर्यात किए जाते हैं। भारत चिली को दवाइयां भेजने वाला तीसरा सबसे बड़ा देश है। 2024 में भारत चिली व्यापार $2.6 बिलियन के करीब। यूनेस्को की रिपोर्ट एजुकेशन एंड न्यूट्रिशन लर्न टू ईट वेल जारी की गई, जो बताती है कि अच्छा भोजन और शिक्षा आपस में जुड़े हुए हैं। विश्व के 161 देशों के स्कूलों में लगभग 418 मिलियन बच्चों को भोजन मिलता है, लेकिन कई जगह फल और सब्जियां नहीं मिलती। इस वजह से पिछले 20 सालों में 100 से ज्यादा देशों में बच्चों में मोटापा दुगना हो गया है। वहीं भारत में पीएम पोषण योजना के तहत हर दिन लगभग 118 मिलियन बच्चों को भोजन दिया जाता है, लेकिन ज्यादातर खाना सिर्फ चावल और गेहूं पर निर्भर है। सिर्फ 8% देश भोजन की गुणवत्ता की जांच करते हैं। यूनेस्को के अनुसार जापान, ब्राजील, फ्रांस और फिनलैंड के स्कूलों में पोषण युक्त भोजन का स्तर सबसे बेहतर है। पश्चिम बंगाल ने 2026 तक मां से बच्चे में एचआईवी, सिफिलिस और हेपेटाइटिस बी के संक्रमण को रोकने के लिए ट्रिपल एलिमिनेशन योजना शुरू की है। एचआईवी, सिफिलिस और हेपेटाइटिस बी तीनों संक्रामक बीमारियां हैं। एचआईवी यानी ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को कमजोर कर देता है, जो आगे चलकर एड्स का कारण बन सकता है। जबकि सिफिलिस एक यौन संक्रामक रोग है जो शरीर में जख्म, बुखार और कई गंभीर समस्याएं पैदा कर सकता है। अगर गर्भवती महिला को सिफिलिस है तो बच्चे में जन्म से ही ये विकार हो सकते हैं। इसके अलावा हेपेटाइटिस बी एक वायरल संक्रमण है जो लीवर को नुकसान पहुंचाता है और आगे चलकर लीवर सिरोसिस या कैंसर का कारण बन सकता है। यह जन्म के समय संक्रमित खून से फैल सकता है। आजकल वाइब कोडिंग चर्चा का विषय बना हुआ है। यह एक आसान तरीका है जिसमें एआई की मदद से कोडिंग की जाती है, यानी यूजर्स को प्रोग्रामिंग सीखने की जरूरत नहीं होती। बस ये बताना होता है कि उन्हें क्या चाहिए और चैट जीपीटी या कर्सर जैसे एआई टूल कोड बना देते हैं। ये गैर तकनीकी यूजर्स के लिए बहुत आसान है। इसे छोटे प्रोजेक्ट, ऑटोमेशन और क्रिएटिव कामों में इस्तेमाल किया जाता है। यह शुरुआत में डेवलपर्स के लिए काफ़ी हेल्पफुल साबित हो रहा है, लेकिन जटिल सॉफ्टवेयर के लिए उतना कारगर नहीं है, क्योंकि एआई से बना कोड हमेशा सही नहीं होता। इसमें एरर या सिक्योरिटी की समस्याएं हो सकती हैं। भारत में रेबीज और सांप काटने से हर साल हजारों लोगों की मौत हो जाती है। इसे रोकने के लिए सरकार ने जू विन नाम का डिजिटल प्लेटफॉर्म शुरू किया है, जिसे एनसीडीसी यानी नेशनल सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल और यूएनडीपी यानी यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम ने बनाया है। यह एंटी रेबीज वैक्सीन और एंटी स्नेक वेनम यानी सांप के जहर की दवा का स्टॉक रियल टाइम में ट्रैक करेगा। यह कोविड वैक्सीन के लिए बनाए गए कोविन पोर्टल की तरह काम करेगा, ताकि मरीजों को सही समय पर इलाज मिल सके। इसके अलावा यह प्लेटफॉर्म स्वास्थ्य केंद्रों को दवाओं का सही प्रबंधन करने में भी सहायता देगा। फिलहाल इसे दिल्ली, मध्य प्रदेश, असम, पुदुचेरी और आंध्र प्रदेश में पायलट के तौर पर शुरू किया गया है। भारतीय नौसेना का जहाज आईएनएसवी तारिणी
ग्लोबल भ्रमण के बाद अपने अंतिम पड़ाव यानी दक्षिण अफ्रीका के केप टाउन पहुंचा। इस जहाज को लेफ्टिनेंट कमांडर दिलना के और लेफ्टिनेंट कमांडर रूपा ए चला रही थी। यह अभियान नाविक सागर परिक्रमा मिशन का हिस्सा है। इसमें महिला अधिकारियों की टीम विश्व की परिक्रमा करती है। आपको बता दें कि 2 अक्टूबर 2024 को गोवा से शुरू हुई इस यात्रा में INSV तारिणी ने 3 महासागरों को पार किया। इस दौरान इस जहाज ने 23,400 समुद्री मील की दूरी तय की। अब यह जहाज 15 अप्रैल को भारत के लिए रवाना होगा और मई 2025 में गोवा पहुंचेगा। INSV तारिणी भारतीय नौसेना का एक नौकायन पोत है जो पूरी तरह से भारत में निर्मित है और जिसका नाम ओडिशा के तारा तारिणी मंदिर से प्रेरित है। सर्न यानी यूरोपियन ऑर्गेनाइजेशन फॉर न्यूक्लियर रिसर्च ने फ्यूचर सर्कुलर कोलाइडर FCC की अंतिम योजना जारी की है जो लार्ज हैड्रॉन कोलाइडर LHC की जगह लेगा। यह 91 किलोमीटर लंबी एक अंडरग्राउंड सुरंग होगी जो फ्रांस स्विट्जरलैंड के बॉर्डर और लेक जिनेवा के नीचे फैली होगी। FCC LHC से 10 गुना ज़्यादा ऊर्जा का उपयोग करेगा और हिग्स बोसॉन, डार्क मैटर और ब्रह्मांड की शुरुआती अवस्था को समझने में मदद करेगा। इसका निर्माण 2 चरणों में होगा। पहले चरण में 2040 तक स्टैंडर्ड पार्टिकल्स की स्टडी करना और दूसरे चरण में 2070 तक हाई एनर्जी प्रोटॉन की टक्कर कराकर भौतिकी के नए नियम समझना शामिल है। यह परियोजना सुपर कंडक्टिंग मैग्नेट, क्रायोजेनिक्स और वैक्यूम तकनीक में नए विकास लाएगी। इसमें 24 देश शामिल हैं और इसकी अनुमानित लागत 14 बिलियन स्विस फ्रैंक है। अब कई स्मार्टफोन कंपनीज ट्रेडिशनल लिथियम आयन बैटरी की जगह सिलिकॉन कार्बन बैटरी का इस्तेमाल कर रहे हैं। इन नई बैटरियों में सिलिकॉन कार्बन एनोड होता है जो ग्रेफाइट एनोड से ज़्यादा एनर्जी स्टोर करता है। इसके अलावा ये बैटरी कम स्पेस भी घेरती है जिससे फ़ोन ज़्यादा स्लिम बन सकते हैं। सिलिकॉन कार्बन बैटरीज पावर एफिशिएंसी को भी बढ़ाती हैं और इलेक्ट्रिक वाहनों व स्मार्ट डिवाइसेस के लिए फ़ायदेमंद हैं। लेकिन इन बैटरीज में कुछ चैलेंजेस हैं, जैसे चार्जिंग के दौरान सिलिकॉन फैलता है जिससे बैटरी को नुकसान हो सकता है और उसकी लाइफ कम हो जाती है। इसके अलावा इसका निर्माण भी महंगा है। फाल्कन क्वाइन गैलरी और ASI यानी आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने 15वीं शताब्दी की तांबे की पट्टिकाएं सार्वजनिक की। ये विजयनगर साम्राज्य के देवराय प्रथम के शासनकाल की हैं। ये पट्टिकाएं संस्कृत और कन्नड़ में लिखी गई हैं और 1406 ईस्वी में देवराय प्रथम के राज्याभिषेक के समय जारी की गई थी। आमतौर पर विजयनगर की मोहरों में वराह यानी भगवान विष्णु का तीसरा अवतार होता है, लेकिन इन पर वामन यानी भगवान विष्णु के 5वें अवतार का चित्र है। इन पट्टिकाओं में संगम वंश की वंशावली और देवराय प्रथम के राज्याभिषेक की भी जानकारी मिलती है। इसमें बताया गया है कि उन्होंने गुडीपल्ली गांव वेदों में निपुण ब्राह्मणों को दान में दिया था, जिसे बाद में देवरायपुर अग्रहार नाम दिया गया। असम सरकार ने लखपति दीदी की तर्ज पर लखपति बैदेओ योजना शुरू की है जिसमें महिलाओं को आर्थिक रूप से मजबूत बनाया जा सके। यह योजना 40 लाख स्वयं सहायता समूह यानी SHG की महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए बनाई गई है। इसके तहत पहले साल 10,000 रुपये, दूसरे साल 25,000 रुपये और तीसरे साल 50,000 रुपये की मदद दी जाएगी। इस योजना का कुल बजट 4,000 करोड़ है। इस योजना में सामान्य OBC, SC और ST वर्ग की महिलाएं शामिल हो सकती हैं। सरकार महिलाओं को प्रशिक्षण और ऑनलाइन व्यापार प्लेटफॉर्म से भी जोड़ेगी। लाभार्थियों को फंड पाने के लिए सरकार के पास बिजनेस प्लान जमा करना होगा। इस योजना के साथ स्वास्थ्य और शिक्षा के लिए भी मदद दी जाएगी। यह योजना महिलाओं की आय बढ़ाने और ग्रामीण इलाकों में आत्मनिर्भरता बढ़ाने के लिए बनाई गई है। पुदुचेरी ने पशुपालन में बड़ी सफलता हासिल की है। पुदुचेरी के कनुआपेट गांव में IVF तकनीक से पहले गाय के बछड़े का जन्म हुआ। अगर इस तकनीक की बात करें तो इसे IVF-ET यानी इन विट्रो फर्टिलाइज्ड एम्ब्रियो ट्रांसफर तकनीक कहा जाता है। इसमें एग को शरीर के बाहर फर्टिलाइज कराया जाता है, फिर इस फर्टिलाइज्ड एग को सरोगेट गाय में प्रत्यारोपित किया जाता है। इससे अच्छी नस्ल और ज़्यादा दूध देने वाली गायें तैयार की जाती हैं। इस तकनीक की सफलता दर 25% है जो राष्ट्रीय औसत से अधिक है। यह तकनीक नस्ल सुधार, दूध उत्पादन बढ़ाने और ग्रामीण डेयरी सेक्टर को मजबूत करने में मदद करती है। यह राष्ट्रीय गोकुल मिशन के तहत एक पायलट प्रोजेक्ट का हिस्सा है। 2014 में शुरू हुए राष्ट्रीय गोकुल मिशन का उद्देश्य देशी नस्लों का संरक्षण और किसानों की आर्थिक स्थिति को सुधारना है। केरल के एक अनोखे आदिवासी हस्तशिल्प को GI टैग दिया गया है। इसे कन्नडिप्पाया कहा जाता है। इसके साथ यह केरल राज्य का पहला आदिवासी हस्तशिल्प उत्पाद बन गया है जिसे GI टैग प्राप्त हुआ है। यह एक तरह की चटाई है जो बांस से बनाई जाती है। इसकी खास बात है कि यह ठंड में गर्म और गर्मी में ठंडी रहती है। इसके अलावा इसका खास चमकदार डिजाइन इसे अलग बनाता है। यह कला केरल के उराली, मन्नान, मुतुआ, कदर जैसे आदिवासी समुदायों द्वारा संरक्षित की गई है। यह टैग अब इसे बाजार में पहचान, सुरक्षा और अंतर्राष्ट्रीय मंच देगा।
इससे आदिवासी कलाकारों को आत्मनिर्भर बनने और उसमें उत्पाद बेचने में मदद मिलेगी। हालांकि बाजार की कमी अभी भी एक बड़ी चुनौती है। साथ ही यह टैग युवाओं को भी इस पारंपरिक हस्तशिल्प की ओर आकर्षित करेगा और अंतर्राष्ट्रीय बाजारों तक पहुंच दिलाएगा। प्रधानमंत्री मोदी की थाईलैंड यात्रा के दौरान थाई सरकार ने रामायिकिन म्यूरल पेंटिंग्स पर आधारित एक आई स्टैम्प जारी किया। रामायिकिन थाईलैंड का राष्ट्रीय महाकाव्य है जो भारत के रामायण से प्रेरित है, लेकिन इसमें थाई संस्कृति और परंपराओं को भी शामिल किया गया है। इसकी कहानी लगभग 13वीं सदी से शुरू होती है और इसे राजा रामा प्रथम ने 1797 में लिखा था। रामायिकियन में अच्छाई और बुराई की लड़ाई दिखाई जाती है। इसमें मुख्य पात्र फ्रा राम को भगवान बुद्ध का अवतार माना जाता है, जबकि राक्षस राजा तोसाकंथ को मार यानी बुद्ध के विरोधी का रूप माना गया है। ये कथा थाई कला जैसे खोन नृत्य, नाटक, मूर्तिकला और चित्रकला में झलकती है। इसकी सीख यह है कि बुराई चाहे कितनी भी ताकतवर हो, अंत में अच्छाई की ही जीत होती है। भारत के पूर्वी हिस्से में पाए जाने वाले पोप्स पिट वाइपर नामक जहरीले सांप के जहर को लेकर एक नई रिसर्च सामने आई है। इस रिसर्च में जहर में मौजूद 106 प्रकार के प्रोटीन और 12 जहरीले तत्वों की पहचान की गई है। जहर में ऐसे एंजाइम होते हैं जो शरीर की कोशिकाओं को नुकसान पहुंचाते हैं, खून का थक्का बनने से रोकते हैं और अंदरूनी रक्तस्राव करते हैं। यह अध्ययन बताता है कि सांप के जहर से मांसपेशियों को नुकसान, सूजन और ब्लड प्लेटलेट्स पर असर पड़ता है। भारत में फिलहाल सिर्फ 4 प्रमुख सांपों के लिए ही एंटीवेनम है, जिससे पिट वाइपर के काटने पर इलाज मुश्किल हो जाता है। यह रिसर्च भविष्य में नए एंटीवेनम बनाने और दवाओं के विकास में मदद करेगी। आपको बता दें कि भारत का 2030 तक सांप के काटने से होने वाली मौतों का 50% घटने का लक्ष्य है। वैज्ञानिकों ने ऑप्टिकल ट्वीजर इलेक्ट्रोफेरेसिस नाम की एक नई तकनीकी से यह समझा है कि बहुत छोटे कण किसी सतह से कैसे चिपकते हैं। इस प्रक्रिया को एड्सॉर्प्शन कहा जाता है। यह तकनीकी कोटिंग, पानी की सफाई और खाने की चीजों में इस्तेमाल होती है। रिसर्च में पाया गया है कि अगर पानी में ज्यादा क्ले के कण मौजूद हैं तो यह प्रक्रिया तेज हो जाती है। इस तकनीकी से वैज्ञानिक बहुत छोटे स्तर पर एब्जॉर्प्शन को रियल टाइम में देख सकते हैं और इसकी रफ्तार और असर को समझ सकते हैं। इससे कंपनियों को इस प्रक्रिया को बेहतर और सटीक तरीके से कंट्रोल करने में मदद मिलेगी, जिससे उनके प्रोडक्ट्स और सेवाएं बेहतर हो सकती हैं। रेलवे यात्रियों के खोए या चोरी हुए मोबाइल वापस दिलाने के लिए रेलवे सुरक्षा बल यानी आरपीएफ ने CEIR यानी सेंट्रल इक्विपमेंट आइडेंटिटी रजिस्टर पोर्टल से जुड़कर एक अहम कदम उठाया है। इस पोर्टल की मदद से मोबाइल का IMEI नंबर ब्लॉक किया जाता है, जिससे वह फोन दोबारा इस्तेमाल या बेचा नहीं जा सकता। यह तकनीकी पहले पूर्वोत्तर भारत में आजमाई गई थी और अब पूरे देश में लागू की जा रही है। इससे लाखों यात्रियों को फायदा होगा। आरपीएफ पहले से ही ऑपरेशन अमानत चला रही है, जिसके तहत जनवरी 2024 से फरवरी 2025 तक 84.03 करोड़ रुपए की खोई चीजें 1.25 लाख से ज्यादा यात्रियों को लौटाई गई हैं। अब CEIR पोर्टल की मदद से मोबाइल फोन भी जल्दी और आसानी से मिल सकेंगे।